पिछले कुछ महीनों में मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। निफ्टी जनवरी 2026 के 26,370 के हाई से गिरकर आज यानी 22 जुलाई तक करीब 24,000 के लेवल तक आ गया है। और जब भी मार्केट में इस तरह का करेक्शन आता है, हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, अब कौन से स्टॉक्स खरीदे जाएं। लेकिन मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी गलती भी होती है। बहुत से इन्वेस्टर्स मान लेते हैं कि जो स्टॉक 30 से 40% गिर गया है मार्केट करेक्शन में, वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो गया होगा। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। हर गिरा हुआ स्टॉक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। कुछ कंपनीज के शेयर प्राइस सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से गिरते हैं, जबकि कुछ कंपनीज के बिजनेस फंडामेंटल्स ही वीक होने लगते हैं। और एक अच्छे इन्वेस्टर की असली स्किल इसी डिफरेंस को समझने में होती है। इसीलिए इस वीडियो में हम 4 स्टॉक्स के नाम जानने से पहले हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स मैंने किस इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत फिल्टर किए। अगर आप ये फ्रेमवर्क समझ गए तो फ्यूचर में भी आप खुद क्वालिटी बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। जो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद प्रिपेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी इनसाइट्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस फ्रेमवर्क को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी मैंने इन स्टॉक सिलेक्शन में यूज़ की है वो है गार्प, यानी कि ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। लेकिन गार्प का मतलब सिर्फ लो पीई या पीईजी रेशियो वाले स्टॉक्स नहीं है। यहाँ मेरा फोकस है ऐसे हाई क्वालिटी बिजनेसेस पर जिनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और जो मार्केट करेक्शन के बाद पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा रीजनेबल वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। सिंपल लैंग्वेज में ग्रेट बिजनेसेस बट एट अ सेंसिबल प्राइस। अब सवाल यह है कि मैंने इन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कैसे किया है। मैंने एक सिंपल 5 पॉइंट फ्रेमवर्क यूज किया है। सबसे पहला पिलर है उस फ्रेमवर्क का बिजनेस क्वालिटी। क्या कंपनी किसी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री में काम करती है? क्या उसके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? दूसरा पिलर है ग्रोथ। क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट्स पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं? तीसरा पिलर है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। क्या बैलेंस शीट हेल्दी है, डेट कंट्रोल्ड है और कैश जनरेशन स्ट्रांग है? चौथा पिलर जो मैंने यूज किया है इस फ्रेमवर्क में वो है वैल्यूएशन। क्या करेक्शन के बाद स्टॉक पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रीजनेबल लेवल्स पर अवेलेबल है? और सबसे इंपॉर्टेंट, करेक्शन प्राइस करेक्ट हुआ है या बिजनेस? मेरे लिए पूरी एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है। इन्हीं 5 फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद मेरी फाइनल शॉर्टलिस्ट में 4 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई हैं। अब हम एक एक कंपनी को डिटेल में समझते हैं कि ये बिजनेस एग्जैक्टली करते क्या हैं, इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, करंट वैल्यूएशन कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट इस इन्वेस्टमेंट थीसिस के रिस्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है के फिन टेक्नोलॉजीज। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी चलाते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं आप इनडायरेक्टली इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स को टेक्नोलॉजी और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, रिडीम करते हैं या अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उसके बैकएंड में केफिन जैसे प्लेटफॉर्म्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मुझे इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये लगती है कि ये इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन थीम से डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे केफिन के लिए भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। यानी कंपनी की ग्रोथ सिर्फ अपनी एग्जीक्यूशन पर नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल इंडस्ट्री ट्रेंड पर भी बेस्ड है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। कंपनी का रेवेन्यू ओवर द इयर्स 405 करोड़ से बढ़कर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 1344 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू का बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज कॉन्फिडेंस देती है वो ये है कि ग्रोथ कंसिस्टेंटली आई है। इससे लगता है कि बिजनेस एक तो एक्सेप्शनल डील की वजह से नहीं बल्कि ग्रेजुअली अपना क्लाइंट बेस और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स एक्सपैंड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी स्टोरी को सपोर्ट करती है। कंपनी का पैट 58 करोड़ से बढ़कर ओवर द इयर्स 332 करोड़ हो गया है।
ध्यान दीजिए, प्रॉफिट की ग्रोथ भी रेवेन्यू के साथ पेस में रही है। अगर सेल्स बढ़े लेकिन प्रॉफिट्स उस स्पीड से ना बढ़े तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर सवाल उठते हैं। केफिन के केस में मुझे एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन नजर आता है, जहां बिजनेस स्केल होने के साथ अर्निंग्स भी इम्प्रूव हुई। अब अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का बिजनेस एसेट लाइट है। इसी वजह से रिटर्न रेशियोज भी हेल्दी हैं। आरओई लगभग 20.5% है, जो इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। साथ ही डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.03 है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ एक्सेसिव बोरोइंग के भरोसे नहीं चल रही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है, जो बताता है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट्स एक्चुअल कैश जनरेशन से सपोर्टेड है। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो स्टॉक अपने जून 2025 के 1380 के लेवल से गिरकर आज की डेट में यानी 22 जुलाई 2026 तक 880 के लेवल तक आ चुका है। अब सवाल ये है कि इतनी क्वालिटी कंपनी करेक्शन में क्यों मिल रही है? मेरे हिसाब से इसका रीजन बिजनेस फंडामेंटल से ज्यादा वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन का है। मार्केट में सेंटीमेंट वीक होते ही प्रीमियम क्वालिटी कंपनीज भी करेक्शन देख लेती हैं। जब हम केफिन के बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म बिजनेस थीसिस मटेरियली वीक होता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन करेक्शन के बाद वैल्यूएशन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रीजनेबल जरूर लगता है। हाँ, रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। केफिन का बिजनेस इनडायरेक्टली कैपिटल मार्केट से लिंक्ड है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो पड़ती है या मार्केट एक्टिविटी लंबे समय तक सबड्यूड रहती है तो कंपनी की ग्रोथ कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी, कंसिस्टेंट ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेलविंड्स की वजह से केफिन टेक्नोलॉजीज मेरी गार्प शॉर्टलिस्ट का पहला स्टॉक है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहली नजर में ये कंपनी हर इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर सकती है। एक तरफ स्टॉक अपने हाई से लगभग 45% का करेक्शन दे चुका है, और दूसरी तरफ पिछले 2 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में स्लो डाउन भी आया है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन ये है, अगर अर्निंग्स प्रेशर में है तो फिर ये स्टॉक मेरी गार्प शॉर्टलिस्ट में क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए पहले बिजनेस को समझते हैं। देखिए, क्लीन साइंस एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। ये कमोडिटी केमिकल्स नहीं बनाती हैं, जहां कंपनी सिर्फ प्राइस पर कॉम्पीट करती हैं। इसका फोकस निश हाई वैल्यू केमिकल्स पर है, जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से अच्छी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जनरली बेटर मार्जिन्स और हायर रिटर्न रेशियोज जनरेट करती हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। कंपनी का रेवेन्यू कुछ साल पहले 405 करोड़ था, जो बढ़कर ओवर द इयर्स 1005 करोड़ तक पहुंच गया है। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 957 करोड़ रहा। अगर सिर्फ लास्ट एक साल देखें तो रेवेन्यू में डिक्लाइन नजर आता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक साल का डेटा देखना काफी नहीं होता। मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि ये स्लो डाउन कंपनी स्पेसिफिक है या पूरी इंडस्ट्री की। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पिछले कुछ समय से ग्लोबल इन्वेंट्री करेक्शन, वीक एक्सपोर्ट डिमांड और प्राइसिंग प्रेशर का सामना कर रहा है। इसीलिए रेवेन्यू का थोड़े टाइम के फ्लैट या वीक होना मुझे बिजनेस मॉडल टूटने का सिग्नल नहीं देता है। और अगर हम प्रॉफिट नंबर्स देखें कंपनी के, तो वो भी इसी स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। कंपनी का पैट 98 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़ तक गया था, लेकिन लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 221 करोड़ रहा। इसका मतलब अर्निंग्स पीक से नॉर्मलाइज हुई हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अर्निंग्स प्रेशर के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 37% है। सोचिए, जब इंडस्ट्री स्लो डाउन में हो और उसके बाद भी कंपनी इतनी हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाए, तो ये उसके बिजनेस क्वालिटी और प्रोसेस एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। वीक कंपनी स्लो डाउन में सबसे पहले मार्जिन्स लूज करती हैं, जबकि क्वालिटी कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेती हैं। मेरे फ्रेमवर्क का तीसरा पिलर था बैलेंस शीट, और यहाँ क्लीन साइंस काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। मेरे लिए डेट फ्री बैलेंस शीट सिर्फ एक रेशियो नहीं है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए एग्रेसिव बोरोइंग पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडस्ट्री रिकवरी एक्सपेक्टेड से लेट भी होती है तो कंपनी पर इंटरेस्ट बर्डन का प्रेशर नहीं आएगा।
इसके साथ ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है, जो बताता है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट्स एक्चुअल कैश जनरेशन से सपोर्टेड हैं। वैल्यूएशंस भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल हुई है। जब मार्केट किसी सेक्टर को कम्प्लीटली अवॉइड करने लगता है, तब कई बार अच्छे बिजनेसेस भी सेंटिमेंट के साथ करेक्ट हो जाते हैं। मेरा मानना है कि एज एन इन्वेस्टर इसी फेस में पेशेंस सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ हमें कंपनी के रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ग्लोबल केमिकल डिमांड वीक ही बनी रहती है या रिकवरी एक्सपेक्टेड से काफ़ी डिले होती है, तो अर्निंग्स ग्रोथ भी स्लो रह सकती है। लेकिन जब मैं अपने गार्ड फ्रेमवर्क से इस कंपनी को देखती हूँ, तो मुझे एक ब्रोकन बिजनेस नहीं बल्कि टेम्परेरी सिक्लिकल स्लोडाउन से गुजर रहा एक हाई क्वालिटी बिजनेस नजर आता है। तो मेरे हिसाब से दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से क्लीन साइंस मेरी शॉर्टलिस्ट का दूसरा स्टॉक है। चलिए अब चलते हैं अपने स्टॉक नंबर 3 की तरफ, जो है एल्कॉन इंजीनियरिंग। ये कंपनी बाकी दो स्टॉक से काफी अलग है क्योंकि इसका बिजनेस डायरेक्टली इंडिया के इंडस्ट्रियल केपेक्स साइकिल से लिंक्ड है। एल्कॉन इंडस्ट्रियल गियर्स और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाती है, जो सीमेंट, स्टील, माइनिंग, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नए प्लांट्स लगाती हैं या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एक्सपैंड करती हैं, तो एल्कॉन जैसे प्लेयर्स को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसी वजह से अगर आप इंडिया के लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग और केपिक्स स्टोरी पर बुलिश हैं, तो एल्कॉन एक इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाती है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। कंपनी का रेवेन्यू ओवर द इयर्स 1179 करोड़ से बढ़कर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 2367 करोड़ तक पहुंच गया है। मेरे लिए सिर्फ रेवेन्यू डबल होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस कंपनी की, वो ये है कि ग्रोथ एक ही एक्सेप्शनल ईयर की वजह से नहीं आई। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली अपना एग्जीक्यूशन इम्प्रूव किया है। इसका मतलब डिमांड भी ग्रेजुअली इम्प्रूव हुई है और मैनेजमेंट उस डिमांड को एफिशिएंटली कन्वर्ट भी कर पाया। प्रॉफिट नंबर्स भी इसी बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। कंपनी का पैट 62 करोड़ से बढ़कर ओवर द इयर्स 324 करोड़ तक पहुंच गया है। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट की ग्रोथ रेवेन्यू से भी फास्ट रही है। जनरली इसका मतलब होता है कंपनी सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही, बल्कि बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के साथ बिजनेस चला रही है। बेटर प्रोडक्ट मिक्स, ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट कंट्रोल जैसे फैक्टर्स इस तरह की अर्निंग्स के ग्रोथ के पीछे होते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि मैनेजमेंट ग्रोथ को प्रॉफिटेबल ग्रोथ में कन्वर्ट कर पा रहा है। और क्योंकि मेरे गाफ फ्रेमवर्क में बैलेंस शीट को एग्जामिन करना भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर था, तो एक बार कंपनी के बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.05 है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नेचुरली सिक्लिकल होती है। अगर डिमांड थोड़े टाइम के लिए स्लो हो जाए, तो हाई डेट वाली कंपनीज पर प्रेशर बहुत जल्दी आता है। एल्कॉन की लो डेट बैलेंस शीट इस रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस करती है। साथ ही कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% से ऊपर है, जो ये बताता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रहा है। कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इतना हेल्दी रिटर्न रेशियो देखना हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब अगर हम प्राइस की बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अपने जून 2025 के 720 के लेवल से गिरकर आज की डेट में यानी कि 22 जुलाई 2026 तक 437 के लेवल तक आ चुका है। अब सवाल ये आता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी करेक्शन में क्यों मिल रही है। मेरे हिसाब से इसका एक रीजन ये है कि मार्केट फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर कॉशियस हो गया है। कैपिटल गुड स्टॉक्स जनरली इकोनॉमिक साइकिल के साथ मूव करते हैं। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि ऑर्डर इनफ्लो या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, तो वैल्यूएशंस पहले करेक्ट होते हैं। लेकिन मेरी एनालिसिस में कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई ऐसा स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन नजर नहीं आता जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस को डैमेज करता हो। लेकिन हाँ, किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया का प्राइवेट केपिक्स साइकिल वीक पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्लो होती है या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट डिले होते हैं, तो एल्कॉन की ग्रोथ भी इम्पैक्ट जरूर हो सकती है। ये बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल से कंप्लीटली इंसुलेटेड नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने गार्ड फ्रेमवर्क से देखूं, तो एल्कॉन मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल फ्रेंचाइजी लगती है, जहां बिजनेस क्वालिटी, बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों स्ट्रॉन्ग है और करेक्शन के बाद वैल्यूएशन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है।
इसी वजह से एल्कॉन इंजीनियरिंग मेरी शॉर्टलिस्ट का तीसरा स्टॉक है। चलिए अब चलते हैं अपने स्टॉक नंबर 4 की तरफ, जो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। फाइन ऑर्गेनिक ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है जो प्लास्टिक्स, फूड, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, रबर और पैकेजिंग जैसे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इन प्रोडक्ट्स की कस्टमर के टोटल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस में इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स टेक्निकली सुपीरियर हो और कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, तो प्राइसिंग पावर और कस्टमर स्टिकीनेस दोनों डेवलप हो सकते हैं। चलिए एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं स्कैनिक्स में। कंपनी का रेवेन्यू कुछ सालों में 1068 करोड़ से बढ़कर 2367 करोड़ तक पहुंच गया है। उसके बाद पिछले 2 सालों में रेवेन्यू नॉर्मलाइज हुआ है और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 2053 करोड़ रहा। पहली नज़र में ये स्लो डाउन नेगेटिव लग सकता है, लेकिन जब मैंने इंडस्ट्री डायनेमिक्स देखे तो ये समझ आया कि ये प्रेशर सिर्फ फाइन ऑर्गेनिक तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल केमिकल डिमांड में सॉफ्टनेस, रॉ मटेरियल प्राइस नॉर्मलाइजेशन और एक्सपोर्ट मार्केट्स में वीक डिमांड की वजह से पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसीलिए मेरे लिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि बिजनेस की कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक हुई है या सिर्फ इंडस्ट्री साइकिल टेम्पररी है। अब चलिए कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। कंपनी का पैट ओवर द इयर्स 184 करोड़ से बढ़कर 568 करोड़ तक पहुंच गया है और इसके बाद नॉर्मलाइज होकर लेटेस्ट ईयर में 453 करोड़ रहा है। मेरे हिसाब से अर्निंग्स का नॉर्मलाइज होना और बिजनेस क्वालिटी का डिटेरिएट होना दो अलग अलग चीजें हैं। कमोडिटी या केमिकल बिजनेसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट फेजेस हमेशा सस्टेन नहीं होते, इसीलिए मैं पीक अर्निंग्स को बेस नहीं मानती। मैं यहाँ ये देखना पसंद करती हूँ कि डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में भी कंपनी प्रॉफिटेबल रह पा रही है या नहीं, और फाइन ऑर्गेनिक इस टेस्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। चलिए कंपनी के बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। यहाँ भी कंपनी बहुत इंप्रेसिव है। डेट कंपनी का प्रैक्टिकली जीरो है। इसका मतलब मैनेजमेंट एक्सपेंशन के लिए लेवरेज पर डिपेंडेंट नहीं है। केमिकल इंडस्ट्री में डिमांड साइकिल्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में डेट फ्री बैलेंस शीट कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो डिफिकल्ट फेज में भी R&D, कैपेसिटी एक्सपेंशन और कस्टमर रिलेशनशिप पर फोकस कंटिन्यू रखे। इसके बाद कंपनी का ROCE और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों हेल्दी लेवल्स पर है, जो इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कैपिटल को एफिशिएंटली एलोकेट कर रही है। अब स्टॉक के प्राइस की बात करते हैं। देखिए, स्टॉक अपने जुलाई 2025 के पीक से, जो कि 5500 के अप्रॉक्स था, वहां से आज की डेट में यानी 22 जुलाई 2026 तक 4900 के लेवल तक आ चुका है, जो एक मीनिंगफुल करेक्शन है। बट मेरे लिए करेक्शन का सिग्निफिकेंस तभी है जब बिजनेस की लॉन्ग टर्म अर्निंग्स कैपेबिलिटी इंटैक्ट हो। अगर मार्केट टेम्पररी स्लोडाउन को परमानेंट प्रॉब्लम मानकर वैल्यूएशन कंप्रेस कर दे, तो वही फेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। अब अगर हम रिस्क की बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक्स की अर्निंग्स रॉ मटेरियल प्राइसेस और ग्लोबल डिमांड साइकिल से इन्फ्लुएंस होती है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड वीक बनी रहती है या स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की रिकवरी और डिले होती है, तो अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड से स्लो रह सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो मुझे फाइन ऑर्गेनिक एक हाई क्वालिटी निश केमिकल कंपनी लगती है, जिसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है और लॉन्ग टर्म बिजनेस फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है। इसी वजह से मार्केट करेक्शन के बाद भी मेरी गार्प शॉर्टलिस्ट का ये फोर्थ स्टॉक है। तो ये थे मेरे 4 गार्प स्टॉक्स जो करंट मार्केट करेक्शन में मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियरली कहना चाहती हूँ, ये लिस्ट मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये सभी कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रही हैं। यहाँ सिलेक्शन का बेसिस था बिजनेस क्वालिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रीजनेबल वैल्यूएशन और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्शन का रीजन पहचानना। एज एन इन्वेस्टर मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट थीसिस आपने देखनी है या स्टॉक देखना है, तो आपने ये देखना है कि प्राइस करेक्ट हुआ है या फिर बिजनेस डिटेरिएट हुआ है। अगर बिजनेस परमानेंटली वीक हो रहा है तो चाहे स्टॉक 60% भी गिर गया हो, वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक ट्रैप है। लेकिन अगर बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है और मार्केट टेम्पररी रीजंस की वजह से वैल्यूएशन कंप्रेस कर रहा है, तो वही सिचुएशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। और लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये वीडियो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको एक फ्रेमवर्क दिखाना। अगर आपको मेरी ऐसी डेटा बैक्ड रिसर्च ड्रिवन एनालिसिस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.